नमस्कार दोस्तों, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। आज की बड़ी खबर में इंडिया बिकम्स द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इम्प्लीकेशंस, इसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। जैसा आप सभी ने सुना होगा, कल चीन की जनसंख्या को पार करके भारत की जनसंख्या विश्व में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गई है। तो इसके अलग अलग जो पक्ष हैं, लाभ क्या हैं, हानियां क्या हो सकती हैं और आगे के लिए इसकी राह क्या है, उसके संदर्भ में हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करेंगे। तो आज के सत्र को हम प्रारंभ करें उससे पहले आप सभी अभ्यर्थियों के लिए दो महत्वपूर्ण सूचना है। पहली सूचना ऑल इंडिया प्रीलिम्स 2023 ओपन मॉक टेस्ट के संदर्भ में है, जो 23 अप्रैल से हम प्रारंभ कर रहे हैं। इस ऑल इंडिया प्रीलिम्स 2023 ओपन मॉक टेस्ट श्रृंखला के माध्यम से आप आगामी 2023 की प्रारंभिक जो परीक्षा है उसके संदर्भ में अपनी जो तैयारी है उसका आकलन कर सकते हैं। और ये जो पहला हमारा मॉक टेस्ट है यानी 23 अप्रैल को, ये पूरी तरह से फ्री है और इसको ज्वाइन करने के लिए जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप वहां पर इसे ज्वाइन करके मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा में आपकी तैयारी का जो स्तर है उसकी आप जांच कर सकते हैं, जिससे कि 2023 की प्रारंभिक परीक्षा में आप सफल रूप में अपनी स्थिति को सुनिश्चित कर सकें। आज की दूसरी घोषणा बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के द्वारा संचालित नेशनल स्कॉलरशिप टेस्ट के संदर्भ में है और ये टेस्ट आगामी 2024 की जो हमारी सिविल सेवा परीक्षा उसके संदर्भ में किया जा रहा है। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में आप भाग लेकर 90% तक स्कॉलरशिप जीत सकते हैं। आप हमारे सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में अलग अलग जो कार्यक्रम हैं उनमें 90% तक स्कॉलरशिप प्राप्त कर सकते हैं। इसमें भाग लेने के लिए प्रक्रिया बहुत आसान है। हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया गया है, आप फ्री में अपना वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और ये रजिस्ट्रेशन करने की जो समय सीमा अंतिम रूप में है वो 23 अप्रैल को सुबह 6 बजे है और ये जो स्कॉलरशिप टेस्ट है ये सुबह 11 बजे आयोजित किया जाएगा। तो सभी विद्यार्थी जो 2024 की सिविल सेवा परीक्षा को लक्ष्य बना रहे हैं, अपने रजिस्ट्रेशन को दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक के माध्यम से आज ही सुनिश्चित करें। जैसा हमने प्रारंभ में चर्चा किया कि कल का जो आंकड़ा एक तरह से संयुक्त राष्ट्र संघ की तरफ से दिया गया है, यानी अगर हम संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है वो चीन को एक तरह से पीछे छोड़कर प्रथम स्थान पर पहुंच गई है। यानी भारत की अगर हम जनसंख्या का आंकड़ा देखें तो ये 142.86 करोड़ हो गया है, जबकि चीन की जनसंख्या अगर हम देखें तो 142.57 करोड़ है। तो इसके अलग अलग पक्ष क्या हैं वो प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड के द्वारा जो आंकड़ा दिया गया है उसमें प्रमुख रूप से आप देखें भारत की जो स्थिति है वो जनसंख्या के अलग अलग जो आयु वर्ग हैं उसमें अगर हम देखें तो हमारे लिए स्थितियां बहुत बेहतर हैं। जैसे अगर हम 0 से 14 आयु वर्ष की बात करें तो भारत की कुल जनसंख्या में 25% इनका योगदान है। 15 से अगर हम 64 वर्ष आयु की बात करें तो लगभग 68% भारत की आबादी इस आयु वर्ग में आती है। 65 वर्ष से अगर हम अधिक आयु सीमा की बात करें तो भारत की कुल आबादी का 7% भाग इसको बनाता है। भारत की जनसंख्या चीन से आगे निकल गई है, ये आंकड़ा यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड ने वर्ल्ड पॉपुलेशन डैशबोर्ड में भारत के आंकड़े को देकर एक तरह से बताया है। वर्तमान में अगर हम विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले कुछ देशों की बात करें तो पहले स्थान पर भारत आ गया है, चीन। और अगर हम अमेरिका की स्थिति देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका, तो काफ़ी पीछे है। आप आंकड़ा देखें, यहाँ पर जो आबादी है वो लगभग 34 करोड़ है। उसके बाद इंडोनेशिया, पाकिस्तान, नाइजीरिया, ब्राज़ील और बांग्लादेश। इस आंकड़े से आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि जो तीसरे स्थान पर देश हैं उनका पहले टॉप के जो दो देश हैं उनसे बहुत बड़ा अंतर है। तो भारत अगर यहाँ पर जनसंख्या में प्रथम स्थान पर पहुँच गया है तो इसको लेकर स्थितियां एक तरह से अगर आप देखें तो थोड़ी बहुत चीन से तुलना की जाती हैं, क्योंकि हम चीन से अभी तक जनसंख्या में पीछे थे और अब हम चीन से आगे निकल गए हैं। तो चीन के साथ में अगर हम देखें, अगर हम जनसंख्या वृद्धि की बात करें तो 1974 का आंकड़ा है, तभी से हमारी जनसंख्या की जो वृद्धि दर है वो चीन से आगे रही है। इस ग्राफ के माध्यम से आप देख सकते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वो चीन से आगे 1974 में निकल चुकी थी, अगर हम पॉपुलेशन की ग्रोथ यानी जनसंख्या वृद्धि दर की एक तरह से बात करें। तो आंकड़ा स्पष्ट रूप से आप देखें, यहाँ पर ये आप इस बिंदु को देखें, क्योंकि ब्लैक कलर की बात की जाए तो ये चीन के साथ जुड़ा हुआ है और ये जो आपका येलो कलर का भाग है ये इंडिया के साथ में है। तो आप यहाँ पर देखें, इसके बाद से एक तरह से भारत की जो वृद्धि दर है वो हमेशा ऊपर रही है और चीन की आप देखें निचले स्तर पर चली गई है। यहाँ तक स्थिति ऐसी है कि अगर हम विश्व में जनसंख्या वृद्धि दर की स्थिति को देखें उससे नीचे चीन का चला गया है। जबकि भारत की अगर हम बात करें तो आप देखें लगातार हमारी जो जनसंख्या वृद्धि दर है दुनिया की जनसंख्या वृद्धि दर से ज़्यादा थी। ये अलग बात है कि लगभग आप कह सकते हैं कि ये आंकड़ा पिछले अगर हम 5-6 साल में देखें तो अब लगभग बराबर स्थिति में जा रहा है और कुछ गिरावट इसमें देखी जा रही है।
तो 1974 से लगातार जनसंख्या वृद्धि दर में हम चीन से आगे थे और यही कारण है कि वर्तमान में हम एक तरह से चीन की जनसंख्या को पीछे छोड़कर दुनिया में नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। वैश्विक स्तर पर अगर हम भारत और चीन की जनसंख्या के संदर्भ में कुछ प्रमुख बिंदुओं को देखें तो यहाँ पर आप ध्यान रखें कि माना जा रहा है कि भारत की जो जनसंख्या है वो आने वाले 3 दशक यानी लगभग 30 साल तक बढ़ती रहेगी और इसका जो पीक है 165 करोड़ वहां पर जाकर उसके बाद ये घटेगी। और वैश्विक स्तर पर आप देखें 8 अरब से ज्यादा दुनिया की एक तरह से आबादी है, उसमें 1/3 आबादी के लिए भारत और चीन जिम्मेदार है। भारत और चीन की जनसंख्या की तुलना में आप देखें तो गिरावट चीन में एक तरह से बहुत ज्यादा हुई है भारत की तुलना में और यही कारण है कि हमारी जनसंख्या अब चीन से आगे निकल गई है। अगर हम पिछले साल का ये आंकड़ा देखें चीन के लिए तो 6 दशक में ये पहली बार था, यानी 60 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ कि चीन की आबादी में एक तरह से गिरावट आई और इसका आप देखें उसकी अर्थव्यवस्था और वैश्विक एक तरह से अर्थव्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जनसंख्या अगर एक तरह से घट रही है यानी युवा आबादी कम हो रही है तो जो वर्क फोर्स है उसको लेकर एक कमी हो सकती है और ये चीन में एक आर्थिक समस्या ला सकता है। अगर हम भारत में आंकड़े देखें तो हमारी जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है 2011 के बाद आप देखें औसत 1.2% रही है, यानी ये गिरावट है। क्योंकि आप देखें 2021 का जो आंकड़ा है जनगणना का जो नवीनतम हो सकता था वो अभी तक नहीं प्रकाशित है कोविड-19 के कारण। तो अगर हम 2011 के पहले देखें तो पिछले 10 वर्षों में हमारे यहाँ जो जनसंख्या वृद्धि दर है वो औसत रूप में वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 1.7% से ज़्यादा रही थी, लेकिन 2011 के बाद देखें इसमें गिरावट हुई और ये 1.7 से घटकर 1.2% के स्तर पर आई है। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे यहाँ जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, लगातार जनसंख्या में गिरावट जरूर एक तरह से देखी गई है। जनसंख्या की ये जो तीव्र वृद्धि है और अब हम चीन को एक तरह से पीछे छोड़कर आगे निकल गए हैं तो क्या चैलेंजेस इंडिया के सामने हैं? तो चैलेंजेस प्रमुख रूप से आप देखें गरीबी हटाने, भुखमरी और कुपोषण के संदर्भ में है। साथ साथ अगर हम स्वास्थ्य और शिक्षा की बात करें, क्योंकि अगर जनसंख्या लगातार बढ़ती रहती है तो इन क्षेत्रों में सरकार का जो व्यय है वो एक तरह से ज़्यादा प्रभावी नहीं हो पाता। साथ साथ अगर हम कौशल विकास और उद्यमिता की बात करें, इसके संदर्भ में 2015 की जो राष्ट्रीय नीति है उसमें रिपोर्ट में ये कहा गया कि भारत में आप देखें लगभग 4.7% लोगों के पास औपचारिक रूप से कौशल है, यानी जनसंख्या हमारी जो युवा है उसके पास बाजार में काम करने के लिए एक तरह से रोजगार प्राप्त करने के लिए एक औपचारिक कौशल की कमी है। अगर हम तुलना करके देखें तो अमेरिका में 52% आबादी के पास औपचारिक कौशल है, जापान में 80%, दक्षिण कोरिया में 96%। तो ये एक बड़ी समस्या है कि जनसंख्या की जो वृद्धि दर है ये जनसंख्या अगर लगातार बढ़ती रही तो कौशल विकास को लेकर स्थितियां हम कैसे मजबूत करेंगे। साथ साथ अगर हम देखें तो एक बड़ी समस्या बुजुर्गों की आबादी को लेकर है। भारत में माना यह जा रहा है कि जो 2030 का समय होगा तो हमारे यहाँ जो बुजुर्गों की संख्या है वो 194 मिलियन हो जाएगी, जो वर्तमान में आप देखें लगभग 138 मिलियन है, यानी एक दशक में लगभग 41% की वृद्धि। तो ये आंकड़ा एक तरह से ये कह रहा है कि वृद्धों की आबादी अगर बढ़ेगी तो उनके साथ दुर्व्यवहार, उनका परित्याग करना, अकेलापन और उनकी जो वित्तीय चिंताएं हैं उसके संदर्भ में समस्याएं भारत में बढ़ेंगी। तो ये भी समस्या आप देखें आने वाले 1 से 2 दशक में भारत के सामने आने वाली है। तो ये कुछ प्रमुख चुनौतियां हैं जो भारत के सामने हैं। लेकिन जनसंख्या की जो वृद्धि है वो भारत के लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज या कह सकते हैं कुछ अवसरों के साथ भी है। खास तौर से अगर हम देखें, अगर हम अगले 25 वर्ष की बात करें तो 5 कामकाजी जो आयु वर्ग के लोग हैं दुनिया में उनमें से एक व्यक्ति भारत में रह रहा होगा, यानी जो वर्क फोर्स है उसके लिए आप कह सकते हैं भारत सबसे बड़ा केंद्र होगा। तो विश्व कार्यबल एक तरह से राजधानी के रूप में भारत विकसित हो सकता है। तो वर्ल्ड में एक तरह से जो लेबर फोर्स है उसकी सप्लाई के लिए एक हम बड़ी अच्छी स्थिति में जा सकते हैं। साथ साथ अगर हम गैर कृषि क्षेत्र की बात करें तो हम कृषि क्षेत्र में समस्या ये देखते हैं कि आवश्यकता से ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते हैं। तो अगर गैर कृषि में बढ़ावा मिलता है तो हम रोजगार एक तरह से गैर कृषि में बढ़ाकर कृषि पर दबाव जो है वो कम कर सकते हैं और अगर ऐसा होगा तो कृषि को हम लाभकारी बना सकते हैं। ये भविष्य में एक तरह से करने की प्रक्रियाओं में हम जा सकते हैं। साथ साथ अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप देखें अर्थव्यवस्था जो अभी तक उतनी विकसित नहीं हुई है अब वहाँ पर विकास की संभावनाएं बनेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भारत की विकास का इंजन बन पाएगा। आप देखें इस तरह के आंकड़े बिल्कुल सामने आए हैं कि भारत में जो विनिर्माण है, मैन्युफैक्चरिंग है, जो फैक्ट्री उत्पादन है वो धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्र की ओर विस्तारित हुआ है। तो ये भी भविष्य के लिए अच्छे संकेत देता है। साथ साथ अगर हम सामरिक स्थिति की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार के लिए जैसे भारत स्थायी सीट की जो बात करता है सुरक्षा परिषद में, साथ साथ जो वैश्विक वित्तीय संस्थाएं हैं, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वहां पर भारत के लिए एक तरह से सुधार कराना अब एक तरह से ज़्यादा कह सकते हैं आसान हो जाएगा, क्योंकि भारत इसके लिए एक दबाव वैश्विक संस्थाओं पर बना सकता है। ये कुछ अवसर है जिनका लाभ उठाकर हम भारत को एक बड़ी वैश्विक शक्ति आर्थिक और सामरिक दोनों रूप में स्थापित कर सकते हैं।
तो भविष्य के लिए प्रमुख रूप से अगर हम देखें तो हमारे लिए एक तरह से स्थिति क्या है, भारत के लिए वे फॉरवर्ड यही है कि हम उभरती हुई जो तकनीकें हैं उन पर ज़्यादा निवेश करें या वहां पर अपने कार्यबल को ज़्यादा एक तरह से ट्रेन करें। जैसे हम ब्लॉकचेन की बात करें, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें या रोबोटिक्स की। साथ साथ महिला कार्यबल की भागीदारी हमें बढ़ाना पड़ेगा। आप देखें, महिलाएं जनसंख्या में लगभग 50% के आसपास की भागीदारी करती हैं, लेकिन 2018-19 का अगर हम आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण यानी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे का आंकड़ा देखें तो 15 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में अगर हम श्रम बल भागीदारी की बात करें तो ग्रामीण क्षेत्र में 26.4%, शहरी क्षेत्र में 20.4%। तो जनसंख्या के अनुसार उनकी भागीदारी बहुत कम है। तो हमें उनकी भागीदारी को कहीं ना कहीं रोजगार में या जो हमारा श्रम बल है उसमें बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ये भविष्य में हमें करना पड़ेगा। साथ साथ शिक्षा की जो पहुंच है वो बढ़ाना पड़ेगा और इसके लिए ऑनलाइन जो अलग अलग कोर्स के तंत्र हैं वो हमें प्रभावी रूप में मजबूत करने पड़ेंगे। जैसे अगर हम स्वयं पोर्टल की बात करें या नई शिक्षा नीति के माध्यम से उच्च शिक्षा साथ साथ शिक्षा के जो अलग अलग तंत्र हैं वहां पर सुधार करने की हमें आवश्यकता है। तो शिक्षा एक तरह से अफोर्डेबल यानी वहनीय होनी चाहिए और सभी तक उसकी पहुंच बन पाए। साथ साथ अंतिम जो बड़ा एक उपाय है जो हमें करना पड़ेगा अगर हम जनसंख्या वृद्धि का लाभ लेना चाहते हैं वह है स्वास्थ्य पर एक तरह से बेहतर काम। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार करने के लिए 2017 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति को सरकार आधार बनाकर आगे बढ़ रही है, जिसमें 2025 तक का लक्ष्य है कि जीडीपी का 2.5% यहाँ पर खर्च किया जाए। तो इसको लेकर सरकार को कहीं ना कहीं व्यय बढ़ाना पड़ेगा। वैसे अगर हम केंद्र और राज्य सरकार के व्यय की बात करें जो 2022-23 के वित्तीय वर्ष में किया गया है तो जीडीपी का यह 2.1% है। तो बेहतर स्वास्थ्य का मतलब है कि शिक्षा और एक तरह से अन्य जो लाभ हैं वो सभी तक ज़्यादा अच्छे से सुनिश्चित हो पाएंगे, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही देश की अर्थव्यवस्था में बेहतर रूप में योगदान कर सकता है। ये अलग अलग पक्ष हैं जहां पर अगर भारत काम करता है तो भविष्य के लिए भारत की अर्थव्यवस्था की एक बेहतर स्थिति दिखती है और वैश्विक स्तर पर हम अपनी मजबूत स्थिति बना सकते हैं। तो आज की बड़ी खबर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। भविष्य में इसी तरह के महत्वपूर्ण समाचारों के साथ बड़ी खबर को इसी रूप में हम आपको प्रस्तुत करते रहेंगे। हमारी इस पहल को अगर आप पसंद कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में लाइक करें, शेयर करें और अभी तक आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।